तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में तीसरे चरण के मतदान में फिर से पकड़ी गई बीजेपी की ईवीएम चोरी। पतंग और लालटेन का बटन दबाने पर कमल पर जा रहा था वोट। तो वहीं आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे ने योगी को दी खुली चेतावनी। कहा अगर योगी में हिम्मत है तो फिल्म सिटी को यूपी ले जाकर दिखाए। तो वहीं आपको बताएंगे कि एनआरसी को लेकर बीजेपी की असम सरकार ने किया ऐलान। 15% मुसलमानों के एनआरसी की फाइनल लिस्ट से हटाए जाएंगे नाम। तो वहीं आपको बताएंगे कि हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का बड़ा ऐलान। नकलऊ की सबसे प्राचीन मस्जिद में करेंगी हवन पूजन। तो वहीं आपको बताएंगे कि हरियाणा में बीजेपी सरकार की खुली पोल। रेप और मर्डर के दोषी राम रहीम को बीजेपी सरकार ने गुपचुप तरीके से दी 1 दिन की पैरोल। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में तीसरे चरण के मतदान के दौरान लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने ठोक दिया दावा। कहा नीतीश कुमार की हार तय नहीं बनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। तो वहीं आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। कहा जल्द ही पश्चिम बंगाल में लागू होगा सीएए। ममता दीदी के दिन हुए पूरे। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर अब बीजेपी नेताओं ने ही मोदी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। कहा पार्टी नहीं सुन रही है हमारी बात। तो सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर क्यों, तो बिहार में तीसरे चरण के मतदान में पकड़ी गई बीजेपी की ईवीएम चोरी। पतंग और लालटेन का बटन दबाने पर कमल पर जा रहा है वोट। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में आज तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। 15 जिलों की 78 सीटों पर यह मतदान होना है। वोटिंग भी शुरू हो गई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि बीजेपी की ईवीएम चोरी अब भी बिहार में थमने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों आपको बता दें कि वोटिंग शुरू हो तो ही सुपौल, सीतामढ़ी, रक्सौल, पूर्णिया और दरभंगा की कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम खराब चल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि जो मतदाता हैं अगर वह लालटेन या पतंग का बटन दबा रहे हैं तो ये ईवीएम बीजेपी का कमल का वोट निकाल ली है, जिसके बाद मतदाताओं ने परेशान होकर हंगामा किया और अनन फनन में प्रशासन ने इन ईवीएम को बदलवाया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार चुनाव में अब तक 14 ईवीएम को प्रशासन ने बदलवाया है। ये ईवीएम लगातार बीजेपी का वोट निकालने थी। बटन चाहे आप किसी का भी दबाओ, लेकिन ईवीएम सिर्फ बीजेपी का ही वोट निकालनी थी, जिसके बाद अब इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिरकार और अन्य पार्टी का ये ईवीएम क्यों नहीं निकाल रही है वोट। क्या बीजेपी ने इन ईवीएमों को हैक करके या फिर सेट करके भेजा है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। और राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम ईवीएम को लेकर सतर्क हैं, लगातार ईवीएमों से छेड़छाड़ की जा रही है। बड़ी अपडेट आ रही है, अब तक 14 ईवीएम बिहार विधानसभा चुनाव में बदल दी गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों, तो उद्धव ठाकरे ने योगी को दी खुली चेतावनी। कहा हिम्मत है तो फिल्म सिटी को यूपी ले जाकर दिखाए योगी। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सिनेमा जगत से जुड़े एक वेबिनार के संबोधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि योगी में हिम्मत है तो वह फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में मुंबई से ले जाकर दिखाए। दरअसल योगी ने पिछले दिनों कहा था कि वह उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी नोएडा में बनवाएंगे। इसी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि मुंबई से बॉलीवुड को दूसरी जगह शिफ्ट करने का षड्यंत्र बीजेपी रच रही है, लेकिन हम इसे पूरा नहीं होने देंगे। मुंबई महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी नहीं बल्कि सांस्कृतिक राजधानी भी है। आज बॉलीवुड में हॉलीवुड में जो टक्कर देखने को मिल रही है वह दुनिया में मुंबई का नाम रोशन करती हैं। अगर योगी में दम है तो वह मुंबई से फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाकर दिखाए। खुली चेतावनी उद्धव ठाकरे ने योगी को दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों, तो असम की बीजेपी सरकार ने एनआरसी को लेकर किया बड़ा ऐलान। 15% मुस्लिमों के एनआरसी से हटाए जाएंगे नाम। दोस्तों आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि असम की भाजपा अगुवाई वाली सरकार ने अंतिम एनआरसी की सूची में शामिल नामों के पुनः सत्यापन के लिए 15% नामों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। जब दोस्तों आपको बता दें कि एनआरसी को लेकर असम की बीजेपी सरकार ने कहा है कि 15% बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं उन्हें किसी भी कीमत पर एनआरसी में नाम आने के बाद भी नागरिकता नहीं दी जाएगी और वह घुसपैठी कहलाए जाएंगे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि असम के बीजेपी मंत्री ने भी ये ऐलान किया है कि असम सरकार ने जो एनआरसी लागू करवाई है उसमें मुसलमानों के नाम आए हैं। अगर उनमें से 15% मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और उनके लिस्ट में नाम आने के बाद भी उन्हें लिस्ट से बाहर किया जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ा ऐलान बीजेपी ने असम में कर दिया है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से अनुमति भी बीजेपी ने मांगी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने किया बड़ा ऐलान, लखनऊ की सबसे प्राचीन मस्जिद में करेंगी हवन पूजन। जय दोस्तों आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने एक बार फिर से विवादित बयान मुसलमानों को लेकर दिया है। लव जिहाद और मंदिरों में नमाज के मामले को लेकर साध्वी प्राची ने कहा है कि देश में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून होना चाहिए, दोषियों को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। वहीं मंदिरों में नमाज पर उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को देश की मस्जिदों में जाकर हवन पूजन करना चाहिए। वह खुद लखनऊ की सबसे प्राचीन मस्जिद में आज ऐसा करेंगी। जहां दोस्तों ये फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति गर्मा गई है। ये धमकी दी है साध्वी प्राची ने कि वह लखनऊ की मस्जिद में जाकर हवन पूजन करेंगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो हरियाणा बीजेपी की खुली पोल, रेप और मर्डर के दोषी राम रहीम को बीजेपी की हरियाणा सरकार ने गुपचुप तरीके से दी 24 घंटे की पैरोल। जय दोस्तों आपको बता दें कि रेप और हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम को बीते दिनों एक दिन की पैरोल बीजेपी की हरियाणा सरकार ने दी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राम रहीम को 24 अक्टूबर को ही पैरोल दी गई थी, जिसकी सूचना अब बाहर आई है। डेरा प्रमुख रेप और हत्या के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद रोहतक की जेल में बंद थे। सूत्रों ने बताया है कि राम रहीम ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल मांगी थी। वह गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती थी और वहीं तक राम रहीम गया था, लेकिन बीजेपी ने गुपचुप तरीके से ही ये पैरोल दी थी, वहीं किसी को बिना बताए। तो यह पोल बीजेपी की हरियाणा में खुल गई है कि दोषी और रेप के मर्डर के आरोपियों को किस तरह से गुपचुप तरीके से बीजेपी पैरोल दे रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो बिहार चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान ही चिराग पासवान ने ठोक दिया दावा, नीतीश कुमार की हार पक्की। जय दोस्तों आपको बता दें कि आज बिहार में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए हार की नीतीश कुमार की घोषणा कर दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार कभी भी संन्यास लेने की बात नहीं करते, लेकिन उनको शायद पता लग गया है कि जनता अब सेवा का मौका नहीं देने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी से लेकर बाढ़ राहत पैकेज में जितना भ्रष्टाचार किया है उससे वो बच नहीं पाएंगे और सरकार बदलते ही उनको जेल जाना तय है। वहीं आपको बताने की आगे उन्होंने कहा है कि बिहार में किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और नीतीश कुमार बुरी तरह से हार रहे। तो ये हार की घोषणा चिराग पासवान ने नीतीश के कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने किया ऐलान, जल्दी लागू होगा CAA। ममता दीदी के दिन हुए पूरे। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर गए। इस दौरान अमित शाह ने कई बड़े ऐलान भी किए। साथ ही नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा भी अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में उठाया। अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कहा कि नागरिकता संशोधन कानून CAA जल्द ही पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि कानून अपनी जगह है और केंद्र की मोदी सरकार का संकल्प अपनी जगह है। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने ममता पर हमला बोलते हुए कहा है कि ममता दीदी के दिन अब पूरे हो चुके हैं। ममता को पश्चिम बंगाल के लोगों ने 2 बार मौका दिया है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा को भी मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो पश्चिम बंगाल के खोए हुए गौरव को
वापस लाया जाएगा और पूरे प्रदेश में जल्द ही नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी की बड़ी मुश्किलें मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ बोले बीजेपी नेता, कहा पार्टी नहीं सुन रही उनकी बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब बीजेपी की मुश्किलें हर राज्य से बढ़ती हुई दिख रही हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने किसान कानून को लेकर जिस तरह से पूरे देश में बवाल मचा और मोदी सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया, अब इसी फैसले को लेकर बीजेपी नेता मोदी सरकार के खिलाफ हो गए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सूबे के पूर्व मंत्री और पार्टी नेता सुरजीत कुमार ज्ञानी ने किसानों के मुद्दे पर अपनी बात बीजेपी में ना सुने जाने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी बड़े स्तर पर होने के बावजूद भी किसानों के प्रदर्शन को लेकर गलत रुख अपनाए हुए है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार फैसले ले रही है, लेकिन उन फैसलों के विरुद्ध अगर कोई बीजेपी नेता बोलता है तो उनकी अब पार्टी में आवाज नहीं सुनी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर अब बीजेपी नेता ही पार्टी के खिलाफ हो गए और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी पार्टी हमारी ही बात नहीं सुन रही है। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो अन्वय नायक सुसाइड केस में बुरी तरह से घिरा अर्नब गोस्वामी जैसे घिरी थी सुशांत के केस में रिया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अदालती कार्रवाई के बाद उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। अन्वय नायक की आत्महत्या और उसके बाद की घटनाएं काफी हद तक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या और उनके बाद की घटनाओं से मेल खाती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अर्नब गोस्वामी काफी समय तक इस मसले को प्रमुखता से उठाते रहे और उनके आरोपों के केंद्र में रिया चक्रवर्ती रही थी। अब अन्वय नायक की आत्महत्या के मामले में खुद अर्नब गोस्वामी केंद्र में आ गए हैं। ऐसे में उनके लगाए आरोपों को इस मसले से मिलाकर देखा जाना चाहिए। तो किस तरह से अब अर्नब गोस्वामी भी रिया चक्रवर्ती की तरह ही इस केस में फंस गया है और बुरी तरह से मुंबई पुलिस के चुंगल में फंस गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली, बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी दिवाली के पटाखों पर लगाया बैन, जारी किया नोटिस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाने का फैसला किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने एनसीआर और पंचकुला में पटाखों की बिक्री और इसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, लेकिन अब हमने इसे राज्य भर में प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि इसे लेकर शनिवार को नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा और केजरीवाल सहित देश के कई राज्यों में इसको बैन कर दिया गया है, जिससे कि अच्छी तरीके से पॉपुलेशन और अच्छे तरीके से प्रदूषण ना हो सके। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 5 साल से अधिक की सजा काट चुकी महिला कैदियों को किया जाएगा रिहा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी सरकार ने जेल में बंद आजीवन सजा काट रही 55 महिला कैदियों को दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी जेलों में 5 साल से अधिक समय से बंद महिलाओं को रिहा करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि राज्य में 147 महिला कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रही हैं। इन महिला कैदियों में से 55 को अगले सप्ताह रिहा कर दिया जाएगा। राज्य की गृह मंत्री मैकथोपी सुचरिता ने इस बारे में जानकारी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि 5 साल तक जिसने सजा काट लिया और उम्र कैद उन्हें सजा हुई है, वह महिला आंध्र प्रदेश में अब जेल से रिहा कर दी जाएंगी। तो बड़ी अपडेट है ये। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हज यात्रा को लेकर मोदी सरकार ने जारी किया आदेश। 7 नवंबर से 10 दिसंबर तक कर सकेंगे हज यात्रा के लिए आवेदन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हज यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आज सामने निकल कर आई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2021 के लिए एक्शन प्लान जारी कर दिया है। हालांकि कोरोना को लेकर इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। जल्दी इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी जाएंगी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हज के दौरान कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए 7 नवंबर से ऑनलाइन हज यात्रा के लिए आवेदन किए जाएंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 10 दिसंबर होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अगर आप भी
जाना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर से 10 दिसंबर तक।